नमस्ते, वेलकम टू फैंटम दास्तान। आज हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही रोमांचक दास्तान, द मिसिंग 411। ये वो अजीब और अनसुलझे मामले हैं जहां लोग अक्सर अमेरिका के नेशनल पार्क्स या जंगली इलाकों से ऐसे रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं कि पीछे कोई निशान तक नहीं छोड़ते। कोई सुराग नहीं, कोई गवाह नहीं, जैसे जैसे हवा में गायब हो गए हों। बिल्कुल। और बात सिर्फ गायब होने की नहीं है। इन मामलों में कुछ ऐसे अजीब पैटर्न्स, कुछ कॉमन फैक्टर्स बार बार सामने आते हैं जिन पर सच कहूं तो यकीन करना मुश्किल हो जाता है। आज हम इन्हीं पैटर्न्स को समझने की कोशिश करेंगे और कुछ ऐसे केसेस पर बात करेंगे जो वाकई रोंगटे खड़े कर देते हैं। हमारे पास जो सोर्स मटेरियल है उसमें इन पर काफी गहराई से जानकारी दी गई है। हाँ, तो आइए इसकी गहराई में चलते हैं, देखते हैं कि ये मिसिंग 411 आखिर है क्या भला और क्यों ये इतने सालों से लोगों के लिए एक पहेली बनी हुई है। तो सबसे पहले ये मिसिंग 411 टर्म ये आया कहाँ से? ये कोई ऑफिशियल पुलिस या सरकारी टर्म तो है नहीं, राइट? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये नाम असल में डेविड पोलाइड्स हैं। डेविड पोलाइड्स एक पूर्व पुलिस डिटेक्टिव और रिसर्चर, उन्होंने पॉपुलर किया है। पोलाइड्स का लॉ एनफोर्समेंट में काफी लंबा अनुभव रहा है। कहानी ये है कि एक बार एक नेशनल पार्क रेंजर जो रिटायर हो रहे थे, उन्होंने पोलाइड्स से संपर्क किया और उन्हें इन अजीबोगरीब गुमशुदगी के मामलों के बारे में बताया। वो रेंजर खुद हैरान थे कि ये मामले अनसुलझे क्यों रह जाते हैं। अच्छा, तो मतलब एक पार्क रेंजर की टिप से ये सब शुरू हुआ। इंटरेस्टिंग। हाँ, और पोलाइड्स ने इसे काफी गंभीरता से लिया। उन्होंने हजारों घंटे लगाए, पुरानी फाइल्स खंगाली, उन केसेस की जहां लोग नेशनल पार्क्स और वाइल्डरनेस एरिया से गायब हुए थे। और अपनी जांच में उन्होंने कुछ चौंकाने वाले कॉमन फैक्टर्स या कह लो प्रोफाइल पॉइंट्स नोट किए जो बार बार दिखते थे। इन्हीं केसेस और पैटर्न्स को उन्होंने अपनी बुक सीरीज मिसिंग 411 में डॉक्यूमेंट करना शुरू किया। और वो फैक्टर्स क्या हैं? मैंने सुना है बड़े अजीब हैं, कुछ तो ऐसे जो नॉर्मल गुमशुदगी के मामलों से बिल्कुल मेल नहीं खाते। काफी अजीब। चलो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले लोकेशन, मतलब लोग गायब कहाँ से होते हैं। हाँ, ये जानना जरूरी है, कहाँ से? अक्सर ये लोग पानी के किसी सोर्स के पास से गायब होते हैं, जैसे नदियाँ, झीलें या फिर दलदली इलाके जिन्हें स्वॉम्प्स या ब्रायर पैचेस भी कहते हैं। कई बार ऊंची उबड़-खाबड़ चट्टानी चोटियों पर, मतलब रगेड पीक्स पर, या फिर बड़े ग्रेनाइट बोल्डर्स के आसपास से। बेरी पैचेस यानी जहाँ जंगली बेर उगते हैं, उनका जिक्र भी बार बार आता है। ऑस्ट्रेलिया में भी ब्लैक रॉक नेशनल पार्क जैसी जगह है जहाँ ग्रेनाइट बोल्डर्स हैं और वहाँ भी ऐसी अजीब गायब होने की घटनाएं हुई हैं। वहाँ की लोक कथाओं में भी इसका जिक्र है। पानी, पहाड़, पत्थर और बेर के खेत। ये कॉम्बिनेशन ही थोड़ा अजीब लग रहा है। और मौसम का क्या? क्या उसका भी कोई रोल होता है? अक्सर कई मामलों में देखा गया है कि व्यक्ति के गायब होने के तुरंत बाद, मतलब एकदम बाद, मौसम अचानक बहुत खराब हो जाता है। तेज बारिश, बर्फबारी, घना कोहरा, कुछ भी। अच्छा। और ये चीज सर्च ऑपरेशन को बहुत मुश्किल बना देती है। हम डेनिस मार्टिन केस में इस पर आएंगे। सारे निशान मिट जाते हैं, विजिबिलिटी एकदम जीरो हो जाती है। लेकिन एक मिनट, कोई ये भी तो कह सकता है कि इसमें क्या अजीब है? खराब मौसम में ही तो लोग ज्यादा भटकते हैं या हादसों का शिकार होते हैं, है ना? बिल्कुल, और ये एक वाजिब पॉइंट है। आलोचक यही कहते हैं कि ये कोई मिस्टीरियस पैटर्न नहीं है, बल्कि खराब मौसम में सबूतों का मिट जाना स्वाभाविक है। जो लोग अच्छे मौसम में खोते हैं, उनके मिलने की संभावना ज्यादा होती है और उनके केस शायद मिसिंग 411 के क्राइटेरिया में फिट ही नहीं होते। ये भी एक बात है। लेकिन पोलाइट्स का तर्क ये है कि मौसम का इतनी तेजी से और ठीक गायब होने के बाद बदलना, ये थोड़ा ज्यादा ही इत्तेफाक लगता है, खासकर जब ये बार बार हो रहा हो। ज्यादातर मामले शाम ढलते या देर दोपहर के होते हैं, मतलब लेट आफ्टरनून्स या अर्ली इवनिंग्स, जब रोशनी कम होने लगती है। अब अटकलें तो ये हैं कि शायद अंधेरे का फायदा उठाकर कोई या कुछ काम करता है, पर ये सिर्फ अटकलें हैं। और शिकार कौन बनता है? क्या कोई खास तरह के लोग होते हैं, बच्चे, बूढ़े? नहीं, और यही बात इसे और भी डरावना बनाती है। हर उम्र के लोग गायब हुए हैं, छोटे बच्चे, बूढ़े, जवान, कोई पैटर्न नहीं है इसमें। कई बार पीड़ित वो होते हैं जिनमें कोई दिमागी कमजोरी या डिसेबिलिटी होती है, जैसे डाउन सिंड्रोम वाला एक केस था काइल कैंप का। शायद उन्हें बहलाना या ले जाना आसान हो, ये एक थ्योरी है। लेकिन दूसरी तरफ
कई बार बहुत अनुभवी हाइकर्स, शिकारी और आउटडोर प्रोफेशनल्स भी गायब हुए हैं जिन्हें जंगल की अच्छी जानकारी थी। जैसे वो केविन रॉबर्ट ओकीफ का केस है, वो अकेले कैंपिंग करते हुए गायब हो गया। तो अनुभव भी गारंटी नहीं है कि आप सुरक्षित रहेंगे। और जब कोई गायब होता है तो उस जगह पर क्या मिलता है? कोई लड़ाई झगड़े के निशान, फाइट के? ज्यादातर मामलों में नहीं, कोई संघर्ष या साइंस ऑफ स्ट्रगल नहीं मिलते। और अगर बाद में बॉडी मिलती भी है तो मौत का कारण, मतलब कॉज ऑफ डेथ, अक्सर पता लगाना मुश्किल होता है, या फिर वो वजहें होती हैं जो पूरी कहानी बयान नहीं करती। जैसे क्रिस्टोफर एल जोन्स का केस था, उसकी खोपड़ी सालों बाद मिली, पर मौत कैसे हुई पता नहीं चला। कई बार पीड़ित अगर मिलते भी हैं तो कंफ्यूज्ड या बेहोशी जैसी हालत में होते हैं। और वो कपड़ों और जूतों वाला पैटर्न, वो तो बहुत ही अजीब लगता है। उसके बारे में बताओ। हाँ, वो वाकई चौंकाने वाला है। कई बार लोगों के जूते गायब मिलते हैं, मतलब मिसिंग क्लोथिंग और शूज, या फिर कपड़े जैसे जैकेट या शर्ट बड़े करीने से फोल्ड किए हुए मिलते हैं। फोल्ड किए हुए? हाँ, सोचो कड़ाके की ठंड पड़ रही है और किसी के जूते गायब हैं या कपड़े बड़े सलीके से रखे हैं। ये तो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के बिल्कुल खिलाफ है ना? बिल्कुल। ऐसी हालत में तो जूते और गर्म कपड़े ही जिंदगी बचा सकते हैं, कोई क्यों उतारेगा? एग्जैक्टली। कुछ केसेस में पैराडॉक्सिकल अनड्रेसिंग का जिक्र आता है। ये एक जानी मानी मेडिकल कंडीशन है जो हाइपोथर्मिया यानी शरीर का तापमान बहुत ज्यादा गिर जाने पर हो सकती है। इसमें व्यक्ति को ठंड लगने के बजाय अचानक तेज गर्मी महसूस होने लगती है और वो अपने कपड़े उतारने लगता है। अच्छा, ऐसा भी होता है? हाँ, होता है, लेकिन इस पर भी बहस है। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये थ्योरी हर केस पर लागू नहीं होती और सवाल उठाते हैं कि क्या कोई सच में इतनी ठंड में होश खोकर कपड़े उतारेगा, चाहे उसे गर्मी ही क्यों ना लग रही हो। और फिर करीने से फोल्ड करना, वो कैसे एक्सप्लेन होगा? ये फिट नहीं बैठता। और फिर वो जगह जहां लोग मिलते हैं, अगर मिलते हैं तो ये तो शायद सबसे ज्यादा डराने वाला पहलू है। हाँ, अक्सर खासकर बच्चे ऐसी जगहों पर मिलते हैं जहां पहुंचना उनके लिए फिजिकली नामुमकिन सा लगता है। जैसे कई मील दूर ऊंचे पहाड़ों पर, मुश्किल और खतरनाक रास्तों के पार। एक 3 साल का बच्चा था, जैक वुड्स जूनियर। वो रात भर गायब रहने के बाद एक पहाड़ी पर सोता हुआ मिला। 3 साल का बच्चा पहाड़ी पर? हाँ, और ऐसी जगह जिसे पहले सर्च टीम देख चुकी थी। और यही सबसे अजीब बात है, कई बार बॉडीज या जिंदा लोग उन इलाकों में मिलते हैं जिन्हें पहले ही सर्च पार्टीज कई बार अच्छी तरह छान चुकी होती हैं। मतलब रीअपियरेंसेस इन प्रीवियसली सर्च्ड एरियाज। क्या मतलब? पहले वहां कुछ नहीं था और फिर अचानक वो वहां मिल गए? ये कैसे मुमकिन है? यही तो सवाल है। क्या सर्च टीम्स ने ठीक से नहीं देखा, या उन्हें बाद में वहां लाकर रखा गया, या कुछ और ही बात है? कोई नहीं जानता। और सर्च टीम्स की बात करें तो कुत्तों का क्या रोल रहता है? वो तो गंध सूंघने में माहिर होते हैं ना? यहाँ भी एक अजीब पैटर्न है। अक्सर ट्रेंड खोजी अत्ते, सर्च डॉग्स, यहाँ तक कि ब्लड हाउंड्स भी, या तो कोई गंध मतलब सेंट पकड़ ही नहीं पाते, या फिर थोड़ी दूर जाके गंध खो देते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे गंध अचानक हवा में गायब हो गई हो। अरे, पैरों के निशान भी या तो मिलते ही नहीं, या मिलते हैं तो अचानक बीच में ही खत्म हो जाते हैं, जैसे कोई उड़ गया हो। ये सब चीजें सर्च ऑपरेशन को बहुत फ्रस्ट्रेटिंग बना देती हैं। बाप रे, तो वाकई किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लग रहा है। और क्या ये मामले कहीं भी हो जाते हैं या कुछ खास जगहों पर ज्यादा होते हैं, मतलब कोई हॉटस्पॉट टाइप? पलॉइड्स के अनुसार हाँ, ये मामले कुछ खास जगहों पर ज्यादा होते दिखते हैं, जिन्हें वो क्लस्टर्स कहते हैं। अमेरिका के कुछ नेशनल पार्क्स इन क्लस्टर्स के लिए कुख्यात हैं, जैसे योसेमिटी, ग्रैंड कैनियन, माउंट रेनियर, ग्रेट स्मोकी माउंटेन्स, सिकोया नेशनल पार्क। ये कुछ बड़े नाम हैं, और सिर्फ लोकेशन ही नहीं, कुछ खास एक्टिविटी करने वालों के साथ भी ज्यादा होता है, जैसे बेरी चुनने वाले, छात्र कॉर्ड्स, शिकारी, लकड़हारे। पलॉइड्स ने ट्रक ड्राइवर्स के गायब होने पर भी काम किया है। और ये सिर्फ अमेरिका की बात नहीं है, ऐसे क्लस्टर्स दुनिया भर में पाए गए हैं। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, आइसलैंड, फ्रांस, कई जगह। उनकर तो दिमाग घूम जाता है। नॉर्मल एक्सप्लेनेशन जैसे जानवर का हमला या रास्ता भटक जाना या किडनैपिंग, ये सब इन अजीब डिटेल्स के सामने फीके पड़ जाते हैं, और यहीं से बात और भी पेचीदा हो जाती है। चलो अब कुछ असल केसेस की बात करते हैं। थ्योरी से ज्यादा असल कहानियां सुनने से शायद ये पैटर्न और साफ नजर आए। सबसे पहले डेनिस मार्टिन का केस लेते हैं, जिसका जिक्र तुमने पहले भी किया था। हाँ, ये 1969 का बहुत ही दुखद और मशहूर केस है।
6 साल का डेनिस मार्टिन अपने परिवार के साथ ग्रेट स्मोकी माउंटेन्स नेशनल पार्क में फादर्स डे वीकेंड पर कैंपिंग कर रहा था। वो अपने बड़े भाई और 2 दोस्तों के साथ लुका छिपी जैसा कुछ खेल रहा था। प्लान ये था कि वो पास की झाड़ियों में छिपकर अपने पिता और दादा को डराएगा जो थोड़ी ही दूरी पर थे। वो छिपा और फिर कभी बाहर नहीं आया। बस खेलने के लिए छिपा और गायब। उसके बिल्कुल पास उसके पिता और दादा थे। फिर क्या हुआ? हाँ, कुछ ही मिनटों में जब वो नहीं दिखा तो परिवार परेशान हो गया और उसे ढूंढना शुरू किया। जल्दी पार्क रेंजर्स और वॉलंटियर्स आ गए और ये अमेरिका के इतिहास के सबसे बड़े सर्च ऑपरेशंस में से एक बन गया। करीब 1400 लोग डेनिस को ढूंढने में लग गए। 1400 लोग? फिर तो मिल जाना चाहिए था उस बच्चे को। नहीं मिला। और इसमें एक और अजीब बात जुड़ी है। पास में ही अमेरिकन आर्मी की स्पेशल फोर्सेस यानी ग्रीन बेरेट्स की एक यूनिट ट्रेनिंग कर रही थी और वो भी सर्च में शामिल हो गई। ग्रीन बेरेट्स? आर्मी वाले? उनका बच्चों को ढूंढने से क्या लेना देना? ये अजीब है। बिल्कुल अजीब है। ऑफिशियल लाइन तो यही थी कि वो ट्रेनिंग पर थे और मदद के लिए आ गए, लेकिन बाद में कुछ रिटायर हो चुके ग्रीन बेरेट्स ने बताया कि बच्चों को ढूंढना या सिविलियन सर्च ऑपरेशन में मदद करना उनके सामान्य मिशन प्रोफाइल का हिस्सा नहीं होता है। तो उनका वहां होना अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है। क्या उन्हें किसी और चीज का शक था या वो किसी और वजह से वहां थे? ये आज भी रहस्य है। और सर्च में कुछ मिला? कोई सुराग, कोई निशान? बस कुछ धुंधले पैरों के निशान मिले, एक जूते का, एक नंगे पैर का, जो डेनिस के साइज के लग रहे थे। लेकिन शुरू में उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया, ये सोचकर कि शायद वो किसी और वॉलंटियर के होंगे। पता नहीं। सालों बाद 1985 में एक आदमी सामने आया जिसने दावा किया कि उसने सर्च के दौरान डेनिस के कंकाल जैसा कुछ देखा था, लेकिन डर के मारे उस वक्त रिपोर्ट नहीं किया। जब अधिकारी उसकी बताई जगह पर पहुंचे तो वहां कुछ नहीं मिला। हे भगवान! और वो मौसम वाली बात, वो भी तो थी ना? हाँ, डेनिस के गायब होने के ठीक अगले ही दिन उस इलाके में जबरदस्त तूफानी बारिश हुई। इतनी तेज बारिश कि उसने शायद बचे खुचे सारे सबूत और निशान मिटा दिए। इस केस के बाद नेशनल पार्क सर्विस यानी एनपीएस ने अपने सर्च प्रोटोकॉल भी बदले, क्योंकि इतने सारे अनएक्सपीरियंस्ड वॉलंटियर्स के सर्च एरिया में घूमने से शायद जो थोड़े बहुत सबूत थे वो भी खराब हो गए थे। ये भी एक प्रॉब्लम थी। कितना दर्दनाक केस है। एक 6 साल का बच्चा अपने परिवार के सामने से गायब हो जाए और फिर कभी ना मिले। अब दूसरे केस पे आते हैं जो और भी ज्यादा रहस्यमयी है। यूबा काउंटी 5। ये क्या कहानी है? ये तो और भी अजीब लगती है। हाँ, ये 1978 का कैलिफोर्निया का मामला है और ये शायद मिसिंग 411 के सबसे अजीब और परेशान करने वाले केसेस में से एक है। इसमें 5 जवान दोस्त एक साथ गायब हो गए थे। उनके नाम थे बिल स्टर्लिंग, जैक ह्यूएट, टेड वेहर, जैक मड्रूगा और गैरी मथायस। उम्र 24 से 32 साल के बीच। इनमें से कुछ को हल्की बौद्धिक विकलांगता या मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं थीं, जैसे गैरी मथायस को स्किज़ोफ्रेनिया था, लेकिन वो ट्रीटमेंट ले रहा था और ठीक था। टेड वेहर और जैक ह्यूएट को भी सीखने में थोड़ी दिक्कत होती थी, उन्हें स्लो लर्नर्स कहा जाता था। पर ये पांचों बहुत अच्छे दोस्त थे और बास्केटबॉल के दीवाने थे। 5 दोस्त एक साथ गायब, ये कैसे हुआ? 24 फरवरी 1978 की रात को वो यूबा सिटी से चिको शहर गए थे अपनी पसंदीदा कॉलेज बास्केटबॉल टीम यूसी डेविस गैटर्स का मैच देखने। मैच रात करीब 10 बजे खत्म हुआ। उसके बाद उन्हें चिको के एक लोकल मार्केट में स्नैक्स और ड्रिंक्स खरीदते हुए देखा गया। वो अपनी कार 1969 मर्क्यूरी मॉन्टेगो में घर के लिए निकले होंगे, लेकिन वो घर कभी नहीं पहुंचे। और फिर उनकी कार मिली थी, है ना? लेकिन बहुत अजीब जगह पे मिली थी। हाँ, यही रहस्य की शुरुआत थी। 4 दिन बाद 28 फरवरी को जैक मड्रूगा की कार प्लूमास नेशनल फॉरेस्ट में एक सुनसान बर्फ से ढकी पहाड़ी सड़क पर लावारिस मिली, ओरोविल क्विंसी रोड पर। ये जगह उनके घर यूबा सिटी या मैरीजविल जाने के रास्ते से बिल्कुल अलग थी, करीब 70 मील दूर और बहुत ऊंचाई पर, लगभग 4400 फीट। सर्दियों में ये रास्ता बंद रहता था। कार बर्फ में फंसी थी? मतलब कोई एक्सीडेंट था? नहीं, कार बर्फ में थोड़ी धंसी जरूर थी, लेकिन उसे आसानी से धक्का देके निकाला जा सकता था। कार को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। उसमें पेट्रोल भी था, लगभग 1/4 टैंक।
कार अनलॉक थी और ड्राइवर साइड की खिड़की थोड़ी नीचे थी, जो मडरुगा के परिवार के अनुसार वो कभी नहीं करता था। चाबियां गायब थीं। सबसे अजीब बात, कार के अंदर उनके खरीदे हुए स्नैक्स के रैपर, दूध के खाली कार्टन्स और बास्केटबॉल गेम के प्रोग्राम मिले थे। यानी वो मैच के बाद कार में थे और सब नॉर्मल लग रहा था। लेकिन वो उस सुनसान बर्फीली पहाड़ी सड़क पर पहुंचे कैसे, खासकर जब उनमें से मडरुगा को पहाड़ और ठंड बिल्कुल पसंद नहीं थे? ये कैसे हो सकता है? एग्जैक्टली ये सबसे बड़ा सवाल था। और कार के नीचे कोई डेंट या खरोच नहीं थी, जबकि वो रास्ता बहुत उबड़ खाबड़ था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी बहुत अनुभवी ड्राइवर ने कार चलाई हो, जिसे उस खतरनाक रास्ते का अंदाजा था। क्या उनमें से कोई इतनी अच्छी ड्राइविंग जानता था? या कोई और होने वाले क्या था? और फिर उन पांचों का क्या हुआ? उनकी बॉडीज मिली थी महीनों बाद, जब बर्फ पिघली। हाँ, महीनों बाद, जून 1978 में जब ऊंचाई पर बर्फ पिघलनी शुरू हुई, और जो मिला वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। सबसे पहले टेड वेहर की बॉडी मिली कार से लगभग 20 मील, सोचो 31 किलोमीटर से ज्यादा दूर, फॉरेस्ट सर्विस के खाली पड़े ट्रेलर के अंदर। ट्रेलर के अंदर? वो वहां कैसे पहुंचा और मौत कैसे हुई उसकी? जांच में पता चला कि वेहर की मौत भूख और हाइपोथर्मिया से हुई थी। स्टार्वेशन एंड हाइपोथर्मिया। उसका वजन लगभग आधा रह गया था और उसकी दाढ़ी इतनी बढ़ गई थी कि अंदाजा लगाया गया कि वो शायद ट्रेलर में 8 से 13 हफ्ते तक जिंदा रहा होगा। 8 से 13 हफ्ते ट्रेलर में? हाँ, और उसके पैर बुरी तरह फ्रॉस्ट बाइट थे, गलने लगे थे। लेकिन अगर वो ट्रेलर में था तो वहां कुछ खाने पीने या गर्मी का इंतजाम तो होगा ना? कोई खाली पड़ा ट्रेलर तो नहीं होगा? यहीं पर ये केस हद से ज्यादा अजीब हो जाता है। उस ट्रेलर में खाने पीने और गर्म रहने का भरपूर सामान मौजूद था, जिसे इस्तेमाल ही नहीं किया गया था। वहां मिलिट्री सी राशन के दर्जनों कैंस थे, जिन्हें आसानी से खोला जा सकता था। पास के शेड में एक बड़ा प्रोपेन टैंक था, जिससे ट्रेलर का हीटिंग सिस्टम चलाया जा सकता था। जलाने के लिए लकड़ियां, माचिस, किताबें, गर्म कपड़े, सब कुछ था। एक लॉकर में इतना डिहाइड्रेटेड खाना था कि पांचों लोग 1 साल तक जिंदा रह सकते थे, लेकिन उस लॉकर को खोला ही नहीं गया था। क्या मतलब? इस्तेमाल क्यों नहीं किया? क्या वो खोल नहीं पाए या उन्हें पता नहीं था? ये कैसे हो सकता? कोई नहीं जानता, ये समझ से परे है। वेहर हफ्तों तक उस ट्रेलर में रहा और भूख ठंड से मर गया, जबकि बचने का सारा सामान उसके आसपास था। और सुनो, वेहर की बॉडी 8 चादरों में लपटी हुई थी, सिर तक ढकी हुई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी और ने उसे लपेटा हो, क्योंकि उसके फ्रॉस्टबाइट पैरों में इतना दर्द रहा होगा कि वो खुद ऐसा शायद ही कर पाता। और उसके जूते गायब थे? लेकिन ट्रेलर में गैरी मथायस के टेनिस शूज मिले थे। हे भगवान, ये तो दिमाग सुन करने वाली बात है। और बाकी 3 दोस्तों का क्या हुआ? सर्च टीम्स ने ट्रेलर के आसपास खोजना जारी रखा। 2 दिन बाद ट्रेलर और कार के बीच के रास्ते में, सड़क से थोड़ी दूर, जैक मडरुगा और बिल स्टर्लिंग की लाशें मिली। वो भी हाइपोथर्मिया से मरे थे। मडरुगा की बॉडी को जानवरों ने थोड़ा नुकसान पहुंचाया था, स्टर्लिंग की सिर्फ हड्डियां मिली। अगले दिन जैक ह्यूएट की रीढ़ की हड्डी ट्रेलर से करीब 2 मील दूर एक झाड़ी के नीचे मिली। बाद में पास से उसकी खोपड़ी भी बरामद हुई। मौत का कारण शायद हाइपोथर्मिया ही था। और 5वां दोस्त गैरी मथायस, जिसका स्किज़ोफ्रेनिया का जिक्र था। गैरी मथायस, वो आज तक नहीं मिला। उसका क्या हुआ, वो कहाँ गया, ये एक अनसुलझा रहस्य है। क्या वो अकेला बच निकला या उसके साथ कुछ और हुआ, कोई नहीं जानता। उसके जूते ट्रेलर में थे, पर वो कहाँ था? इस केस में एक गवाह भी था शायद, जिसने उस रात कुछ देखा था। हाँ, जोसेफ शॉन्स नाम का एक आदमी। इत्तेफाक से वो भी उसी 24-25 फरवरी की रात को उसी सुनसान पहाड़ी सड़क पर अपनी कार में फंस गया था। उसे दिल का दौरा पड़ रहा था। उसने बताया कि रात करीब 11:30 बजे उसने पीछे हेडलाइट्स देखी। एक कार रुकी, कुछ लोग बाहर निकले, उसे लगा उनमें एक औरत और एक बच्चा भी था। उसने मदद के लिए आवाज लगाई, लेकिन वो लोग चुप हो गए और अपनी हेडलाइट्स बंद कर दी। थोड़ी देर बाद उसने टॉर्च की रोशनी देखी। उसने फिर आवाज लगाई तो वो रोशनी भी बंद हो गई। क्या वो युवा काउंटी 5 थे? और अगर हाँ, तो उन्होंने मदद क्यों नहीं की? और वो औरत और बच्चा कौन थे? या शॉन्स ने अंधेरे और अपनी हालत की वजह से गलत देखा? ये सारे सवाल आज भी वैसे के वैसे हैं। एक थियरी आई थी कि शायद वो लोग गलती से उस सड़क पर मुड़ गए और फिर उनकी कार फंस गई
और फिर वो मदद ढूंढने निकले। लेकिन 20 मील पैदल चलकर उस ट्रेलर तक पहुंचना, वो भी बर्फ में, और फिर वहां रहकर भी सामान इस्तेमाल न करना, ये किसी की समझ में नहीं आता। और गैरी मथायस का गायब हो जाना, ये केस वाकई सवालों का एक जाल है। वाकई ये केसेस सुनकर दिमाग में हजारों सवाल उठते हैं। जाहिर है इतने अजीब मामलों को समझाने के लिए कई तरह की थ्योरीज भी बनी होंगी, कुछ तो बहुत ही वाइल्ड लगती होंगी। हाँ, थ्योरीज की कोई कमी नहीं है, खासकर फ्रिंज थ्योरीज की। एलियंस द्वारा अपहरण, मतलब एलियन अबडक्शन की बातें होती हैं। बिगफुट या दूसरे क्रिप्टिड्स, यानी ऐसे कथित जीव जिनके अस्तित्व का वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, जैसे येती या स्कंकिप, उनके हमले की थ्योरीज हैं। कुछ लोग इसे सरकारी साजिशों से जोड़ते हैं या इंटरडायमेंशनल पोर्टल्स की बात करते हैं जहां लोग गलती से चले जाते हैं। शैतानी ताकतें या कल्ट्स का हाथ होने की भी थ्योरी सुनने को मिलती है। और ह्यूमन म्यूटिलेशन वाली बात भी मैंने कहीं पढ़ी थी। वो क्या है? वो तो और भी डरावना लगता है। हाँ, कुछ लोग इन गायब होने वाले मामलों को कैटल म्यूटिलेशन यानी जानवरों, खासकर गायों के अंग भंग करने की रहस्यमयी घटनाओं और ह्यूमन म्यूटिलेशन के बेहद दुर्लभ और विवादित मामलों से जोड़ते हैं। ह्यूमन म्यूटिलेशन का एक कथित केस सार्जेंट जॉनथन पी लविट का है, जिसे 1950s में न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान से कथित तौर पर एक उड़न तश्तरी ने अगवा कर लिया था और बाद में उसकी शत-विछत लाश मिली थी। इन म्यूटिलेशन केसेस में दावा किया जाता है कि शरीर पर लेजर जैसे सटीक कट्स होते हैं, खून गायब होता है और अंदरूनी अंग निकाले गए होते हैं। ये बहुत ही डिस्टर्बिंग दावे हैं और इन्हें साबित करना मुश्किल है, पर कुछ लोग इन्हें मिसिंग 411 से जोड़ते हैं। और वो गुफाओं वाला मैप, उसका क्या कनेक्शन है? हाँ, वो भी एक दिलचस्प चीज है। किसी ने मिसिंग 411 केसेस के क्लस्टर्स को अमेरिका के बड़े केव सिस्टम्स यानी गुफाओं के नेटवर्क के मैप पर ओवरले किया और पाया कि कई क्लस्टर्स इन गुफाओं के ऊपर या आसपास पड़ते हैं। इससे ये अटकलें लगती हैं कि शायद इन गुफाओं का कोई रोल है। हो सकता है कोई इन गुफाओं में रहता हो और लोगों को ले जाता हो, या ये गुफाएं कहीं और जाने का रास्ता हो। कनाडा की नहानी वैली, जिसे द वैली ऑफ द हेडलेस मैन भी कहते हैं, वो भी इसी तरह के गायब होने और कथित अंडरग्राउंड ठिकानों की कहानियों के लिए जानी जाती है। ये सब सुनने में तो बहुत रोमांचक है, किसी मिस्ट्री नॉवेल जैसा। लेकिन क्या कोई ज्यादा लॉजिकल, जमीनी हकीकत वाली एक्सप्लेनेशन भी है? जाहिर है होनी चाहिए। बिल्कुल, और बहुत से जानकार, खासकर जो संदेहवादी हैं, स्केप्टिक्स, वो मानते हैं कि ज्यादातर, अगर सभी नहीं तो इन मामलों की सीधी सादी वजह हो सकती हैं। वजह जिन्हें शायद पोलाइट्स या तो नजरअंदाज कर देते हैं या फिर तोड़ मरोड़ कर पेश कर देते हैं। अच्छा, जैसे कि क्या वजह हो सकती है? सबसे पहला और सबसे आम कारण प्राकृतिक खतरे। देखो, जंगली इलाके और नेशनल पार्क्स बहुत खूबसूरत होते हैं पर खतरनाक भी होते हैं। लोग रास्ता भटक जाते हैं, खासकर अनुभवहीन टूरिस्ट जो बिना तैयारी के चले जाते हैं। हर साल करोड़ों लोग इन पार्क्स में जाते हैं, तो ये स्वाभाविक है कि कुछ लोगों के साथ हादसे होंगे। ऊबड़ खाबड़ जमीन पर गिरना, अचानक मौसम का बदलना, पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन, जंगली जानवरों का हमला। हालांकि पॉलुआइड्स के केस में ये कम पाया जाता है। जहरीले पौधे या कीड़े, यहाँ तक कि दलदल या सिंकहोल में फंस जाना, ये सब मुमकिन है। हाँ, एक सोर्स में मैंने पढ़ा था कि लोग पानी ढूंढने अक्सर नीचे घाटी की तरफ जाते हैं और रास्ता खोजने या सिग्नल पाने के लिए ऊंची चोटियों पर चढ़ते हैं और इसी कोशिश में और ज्यादा भड़क जाते हैं या थक जाते हैं। सही बात है। पानी और नेविगेशन जंगल में सर्वाइवल के लिए सबसे जरूरी है। दूसरा कारण हो सकता है मानवीय कारण। एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, आत्महत्या, सुसाइड भी एक संभावना है। जैसे वो केनी वीच नाम के एक हाइकर के केस में शक है कि वो शायद एक रहस्यमय गुफा ढूंढते हुए गायब नहीं हुआ, बल्कि उसने आत्महत्या कर ली। और फाउल प्ले यानी किसी इंसान का हाथ होना, जैसे कोई सीरियल किलर जो पार्क्स में शिकार करता हो, या अपहरण, किडनैपिंग। एक सोर्स में जिक्र था कि एक लड़की के गायब होने का केस बिल्कुल मिसिंग 411 जैसा लग रहा था, लेकिन बाद में पता चला कि उसे किसी ने किडनैप किया था और वो किडनैपर पकड़ा गया। अगर वो ना पकड़ा जाता तो वो भी एक अनसुलझा 411 केस बन जाता। और हाइपोथर्मिया, उसका क्या रोल है? हाइपोथर्मिया यानी ठंड से मौत पहाड़ों पर या ठंडे मौसम में एक बड़ा खतरा है। और जैसा हमने पहले बात की, हाइपोथर्मिया से पीड़ित व्यक्ति कंफ्यूज हो सकता है, अजीब हरकतें कर सकता है, यहाँ तक कि पैराडॉक्सिकल अनड्रेसिंग के तहत कपड़े भी उतार सकता है। ये चीजें दूर से देखने पर रहस्यमयी लग सकती हैं, पर मेडिकल एक्सप्लेनेशन है। और सर्च ऑपरेशन की अपनी लिमिटेशंस भी तो होंगी। मतलब हर चीज ढूंढ लेना मुमकिन नहीं होता होगा। बिल्कुल, खोज की समस्याएं भी एक फैक्टर हैं।
खराब मौसम सबूत मिटा सकता है। अगर सर्च में बहुत सारे अनुभवहीन वॉलंटियर्स शामिल हों तो वो अनजाने में सबूतों को नष्ट कर सकते हैं, जैसा डेनिस मार्टिन केस में शायद हुआ। और सच तो ये है कि नेशनल पार्क सर्विस जैसी एजेंसियां अक्सर अंडरस्टाफ्ड और अंडरफंडेड होती हैं। उनके पास हर गुमशुदगी के लिए महीनों तक बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाने के लिए रिसोर्स हमेशा नहीं होते। ये सब तो लॉजिकल कारण लगते हैं। अगर इन सबको मिला दें तो शायद कई केस सुलझ जाएं। लेकिन फिर उन पैटर्न्स का क्या है, वो जो बार बार दिखते हैं? बॉडीज का सर्च किए हुए इलाकों में मिलना, कुत्तों का बार बार फेल होना, कपड़ों का अजीब तरह से मिलना। यहीं पर डेविड पोलाइट्स की मेथोडोलॉजी और उन पर लगे आरोपों की बात आती है। कई आलोचक, जिनमें कुछ पीड़ित परिवार भी शामिल हैं, पोलाइट्स पर ये आरोप लगाते हैं कि वो अपने मिसिंग 411 के नैरेटिव को फिट करने के लिए तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, मिसरिप्रेजेंटेड फैक्ट्स। जानबूझकर जरूरी जानकारी छिपाते हैं, इंटेंशनली लीव्स आउट डिटेल्स जो केस को कम रहस्यमयी बना सकती है, या फिर मनगढ़ंत डिटेल्स जोड़ते हैं, ऐड हिज ओन फिक्टिशियस डिटेल्स, ताकि कहानी ज्यादा सनसनीखेज लगे। अच्छा, ऐसा करते हैं वो? जैसे कोई उदाहरण है इसका? हाँ, कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है। जैसे चार्ल्स मैक्यूलर नाम के एक फोटोग्राफर का केस था। पोलाइट्स ने अपनी किताब में लिखा कि उसकी पैंट एक पेड़ के तने पर मिली, जिसके अंदर उसकी जुराबें और पैरों की हड्डियां थी, लेकिन ये डिटेल किसी और ऑफिशियल रिपोर्ट में नहीं मिली। और मैक्यूलर के पिता ने भी पोलाइट्स की इस बात से इनकार किया। एक और केस एरन हेजेस का है, जो शिकार करते हुए गायब हो गया था। पोलाइट्स ने उसके अजीब व्यवहार का जिक्र किया, लेकिन ये नहीं बताया कि वो उस समय अल्कोहल डिटॉक्स कर रहा था और बेंजोडायज़ेपाइन जैसी दवा ले रहा था, जिससे कंफ्यूजन और अजीब हरकतें हो सकती थी। ये जानकारी केस को काफी हद तक समझा सकती थी, पर इसे छोड़ दिया गया। ओह, मतलब हो सकता है वो कंफर्मेशन बायस के शिकार हों, यानी वो सिर्फ उन सबूतों पर ध्यान दे रहे हैं जो उनकी थ्योरी को सपोर्ट करते हैं और बाकी को नजरअंदाज कर रहे हैं। या फिर ये जानबूझकर किया जा रहा है ताकि उनकी किताबें और फिल्में बिकें। सोर्स मटेरियल में ये आरोप लगाए गए हैं, हम सिर्फ वही बता रहे हैं, किसी पर फैसला नहीं सुना रहे। हाँ, ये कहना मुश्किल है कि उनकी असल मंशा क्या है। पोलाइट्स खुद कहते हैं कि वो सिर्फ पैटर्न सामने ला रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं, वो कोई जवाब देने का दावा नहीं करते। लेकिन आलोचक कहते हैं कि वो साधारण घटनाओं को भी जबरदस्ती रहस्यमयी बना देते हैं, जैसे पानी या झाड़ियों के पास गायब होना। भाई, नेशनल पार्क या जंगल में पानी और झाड़ियां तो होंगी ही। इसे एक मिस्टीरियस पैटर्न बताना शायद डेटा को चेरी पिक करना है। नेशनल पार्क सर्विस (NPS) का भी ऑफिशियल स्टैंड यही है कि लोग कई प्राकृतिक और मानवीय कारणों से गायब होते हैं और उनके एक्सपर्ट्स हर केस की पूरी जांच करते हैं। उन्हें आज तक किसी एक मिसिंग 411 जैसे रहस्यमयी कारण का कोई सबूत नहीं मिला है। तो ये दूसरा पहलू जानना भी बहुत जरूरी है। चीजें शायद उतनी अलौकिक ना हों जितनी पहली नजर में लगती हैं। एक रैशनल एक्सप्लेनेशन भी है। तो आखिर हम कहाँ पहुंचते हैं? ये मिसिंग 411 क्या है? क्या ये वाकई कोई अनसुलझा रहस्य है जिसमें कोई अनदेखी ताकतें शामिल हैं, या ये सिर्फ दुखद हादसों, अधूरी जांचों और शायद कुछ हद तक सनसनीखेज रिपोर्टिंग का नतीजा है? What's fascinating here is कि शायद सच्चाई कहीं बीच में है। बहुत से केस, शायद ज्यादातर, उन लॉजिकल कारणों से ही हुए होंगे जिनकी हमने बात की। रास्ता भटकना, मौसम, एक्सीडेंट, बीमारी, आत्महत्या या फाउल प्ले। हो सकता है सबूत न मिलने या समय बीत जाने के कारण सच सामने न आ पाया हो। जंगल अपने आप में एक खतरनाक जगह है, इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, ये बात तो पक्की है। लेकिन फिर भी कुछ पहलू ऐसे हैं जिन्हें आसानी से खारिज करना मुश्किल लगता है। वो चीजें जो मन में एक खटक छोड़ जाती हैं। बिल्कुल, जैसे छोटे बच्चों का फिजिकली नामुमकिन लगने वाली दूरी तय करके मिलना। जैक वॉर्ड्स या काइल कैम्प जैसे बच्चे, जो या तो बहुत छोटे थे या डिसेबिलिटी के साथ थे, वो कैसे मीलों दूर मुश्किल पहाड़ी रास्तों को पार करके ऐसी जगहों पर पाए गए जहां पहुंचना लगभग अविश्वसनीय लगता है। लाशों का उन जगहों पर फिर से मिलना जहां पहले पूरी तरह तलाशी हो चुकी है, ये कैसे होता है? ट्रेंड खोजी कुत्तों का बार बार बिना किसी स्पष्ट कारण के पूरी तरह फेल हो जाना, ये चीजें सवाल तो खड़े करती हैं। हाँ, एक सोर्स में किसी ने यह तर्क दिया था कि मान लीजिए 99% केस नॉर्मल हैं, जिनकी व्याख्या हो सकती है, लेकिन वो बचा हुआ 1% वो वाकई बहुत अजीब है। हो सकता है कोई ऐसा फिनोमेना हो जिसे हम अभी समझ नहीं पा रहे हैं, जैसे वो ह्यूमन म्यूटिलेशन वाली थ्योरी या एलियन एब्डक्शन,
जिसमें टाइम डायलेशन या लोगों का अचानक एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होना शामिल हो। ये सब सुनने में बहुत दूर की कौड़ी लगती हैं, लेकिन जब पारंपरिक एक्सप्लेनेशन फिट नहीं बैठती तो दिमाग ऐसी संभावनाओं की तरफ भी जाता है। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, ये मामले हमें शायद ये याद दिलाते हैं कि प्रकृति पर हमारा कंट्रोल उतना नहीं है जितना हम अपनी शहरी जिंदगी में सोचते हैं। हम सोचते हैं हम फूड चेन में सबसे ऊपर हैं, लेकिन जंगल के अपने नियम हैं। जैसा कि एक सोर्स में कहा गया, हमें ये याद रखने की जरूरत है कि हम फूड चेन में कहाँ हैं और प्रकृति हमारे बनाए सुरक्षित माहौल जैसी नहीं है। इसलिए तैयारी और सावधानी बहुत जरूरी है, खासकर जब हम इन वाइल्डरनेस एरियाज में जाते हैं। अपना प्लान बताना, सही इक्विपमेंट रखना, EPIRB जैसे डिवाइस रखना, मौसम और इलाके की जानकारी रखना, ये सब जाने बचा सकता है। बिल्कुल सही कहा। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, खासकर ऐसी जगहों पर। लेकिन फिर भी ये रहस्य, ये सवाल कि आखिर उन लोगों के साथ असल में क्या हुआ जो कभी वापस नहीं लौटे, या जो लौटे भी तो ऐसी अजीब हालात में जिनकी कोई व्याख्या नहीं, ये शायद हमें हमेशा सोचने पर मजबूर करते रहेंगे। और शायद यही इन कहानियों का मकसद भी है, हमें डराना नहीं बल्कि हमें सोचने पर मजबूर करना, हमें अपनी सीमाओं का एहसास दिलाना और शायद हमें उस अनदेखी अनजानी दुनिया के बारे में सवाल पूछने पर उकसाना, जिसके बारे में हम शायद बहुत कम जानते हैं। ये वो सवाल हैं जो शायद हमेशा हमारे साथ रहेंगे। Okay, so we hope you liked today's mystery. For more such talks, subscribe to our channel, Phantom Dastan.